एक्टिविटीज में किसको कवर अप करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपको बेटे वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देगा, उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा और वो कंपैरेटिव फॉर्म में आपको देगा। अब कंपैरेटिव फॉर्म का मीनिंग क्या होता है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हुए हो कि 2 इयर्स का कंसेक्टिव इयर्स की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, इनकम स्टेटमेंट की भी और बैलेंस शीट की भी, और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपने क्या करना है, उसको कैसे सम अप करना है इन 3 ग्रुप्स में। तो देखो इन ग्रुप्स के नेम पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहला बिजनेस के बेसिक जो ऑपरेशन होता है उससे जो कैश जनरेट हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर। बिजनेस का बेसिक ऑपरेशन क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोड्यूस करके जो सेल कर रहे हो, आप ट्रेडर हो तो परचेज करके जो सेल कर रहे हो, परचेजिंग एंड सेलिंग, ये आपके बिजनेस की कोर बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। इनसे रेलेवेंट जो कैश फ्लो जनरेट होंगे वो फर्स्ट कैटेगरी में कवर होंगे। और इसमें मोस्टली कौन कौन से पॉइंट्स को अकाउंट फॉर करोगे, इसको यूं रफ आपने याद रखना है कि मोस्टली इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट जो कैश फ्लोस होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर होंगे, और इसके अलावा बैलेंस शीट का कुछ पोर्शन भी हम यहाँ कवर अप करते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता है। बैलेंस शीट का कौन सा पोर्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता है, आपके करंट एसेट में आपकी इन्वेंट्री और आपके रिसीवेबल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रिसीवेबल्स को, इन्वेंट्री को, तमाम करंट एसेट्स को यहाँ अकाउंट फॉर आपने नहीं करना। आपके रिसीवेबल्स, आपकी इन्वेंट्रीज और करंट लायबिलिटीज की तरफ चलें तो बेटे आपके क्या हैं, पेबल्स, क्योंकि ये प्रोसेस इससे रहा है। अब पेबल्स भी आपने पढ़े हुए, रिसीवेबल भी पढ़े हुए। कीप इन माइंड, एक होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, और एक होते हैं अदर रिसीवेबल एंड अदर पेबल। डू यू नो द डिफरेंस? आपने यहाँ कौन से अकाउंट फॉर करने हैं, जो ऑपरेटिंग ट्रेड। क्वेश्चन में अगर ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है और अदर रिसीवेबल भी गिवन है तो कीप इन माइंड सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल को आपने यहाँ अकाउंट फॉर करना है। जो अदर रिसीवेबल होते हैं वो नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट, और जो अदर पेबल्स होते हैं वो भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ कोरिलेट नहीं करते। ठीक है, वो अदर पेबल नॉन करंट एसेट के साथ रिलेट करते हैं, तो जहां अदर आपके नॉन करंट एसेट्स आएंगे वहीं पे हम इन चीजों को अकाउंट फॉर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिजनेस इन्वेस्टमेंट किस में करता है, एसेट्स में। कौन से एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में। तो आपके नॉन करंट एसेट्स और तमाम करंट एसेट्स अदर देन रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, जिनको हम बोलेंगे अदर रिसीवेबल, वो आपने यहाँ अकाउंट फॉर करना। आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया, कैश का इनफ्लो। नॉन करंट एसेट आपने सेल किया, कैश का इनफ्लो। परचेज किया तो आउटफ्लो। तो आपने नॉन करंट एसेट्स के जितने भी फ्लोस हैं और अदर रिसीवेबल के जितने भी फ्लोस हैं वो कहाँ आपने अकाउंट फॉर करने हैं, इन्वेस्टिंग। क्या बचा आपके पास, इनकम स्टेटमेंट कवर अप हो गए, बैलेंस शीट में आपके एसेट्स कवर अप हो गए सारे के सारे, कुछ करंट एसेट्स यहाँ कवर अप हो गए, कुछ यहाँ कवर अप हो गए, नॉन करंट एसेट्स यहाँ कवर अप कर लिए। बचा क्या आपके पास, सोचेंगे। आपके पास इक्विटी बची और आपके पास लायबिलिटीज बची। इक्विटी और लायबिलिटीज में क्या है, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, उनसे जो कैश के फ्लोस जनरेट होंगे वो आपने थर्ड कैटेगरीज में अकाउंट फॉर करना। इसमें किस किस को अकाउंट फॉर करना है, आपने बेटा इसमें अकाउंट फॉर करना है। एक करंट लायबिलिटी यहाँ आ गई, अदर पेएबल्स यहाँ आएंगे। इसके अलावा आपका इक्विटी की जितनी भी चेंजेस हैं जो कैश फ्लो को जनरेट करेंगी वो यहाँ अकाउंट फॉर करेंगे। इसके अलावा आपकी नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ अकाउंट फॉर होगी और आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा। इनकी डिटेल लिखने से पहले आपने ये चंद बातें जहन में रखनी है कि चैप्टर आपके लिए हल्का है, इसमें कुछ भी नहीं। आपके बिजनेस के जितने भी कैश फ्लोस हैं, ठीक है, कितनी कैटेगरीज में आपने डिवाइड करना है एज पर IAS 7, 3 कैटेगरीज में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड टर्म में क्या आता है, कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और उसमें ये देखो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए, बताइएगा। आपने बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशू किए, किसमें अकाउंट फॉर होने चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आपके क्या है, नॉन करंट एसेट के केस में एडवांस दिया हुआ था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो आपने ये चीजें जहन में रखोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होगा। बट कीप इन माइंड इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स अकाउंट फॉर, वो प्रीवियस चैप्टर के पॉइंट्स भी आपने जहन में रखने, स्पेसिफिकली PPIS 60। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके दो मेथड्स हैं, दो अप्रोचेस हैं। एक डायरेक्ट अप्रोच है और एक आपके पास इनडायरेक्ट अप्रोच है। और IAS दोनों अप्रोचेस रिकमेंड करता है, ठीक है। हम पहले प्रैक्टिस करेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच में और डायरेक्ट अप्रोच में क्या फर्क, क्या बेसिक डिफरेंस क्या। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम ये काम करते हैं, जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ना, ये दिस वन PBIT, जो इसको आप कैलकुलेट करते हो, इसमें बहुत सारे कैश बेस एक्सपेंसेस भी होते हैं, नॉन कैश आइटम भी आपने अकाउंट फॉर किए। हम क्या करते हैं, PBIT से क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं और एडजस्टमेंट कर देते हैं नॉन कैश आइटम्स की। तो जब एडजस्टमेंट हो जाती है, और एडजस्टमेंट प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनडायरेक्ट अप्रोच रिवर्स उल्टा चलता है, ठीक है। एग्जामिनर भी ज्यादा इसी को असेस करता है, टीचर्स भी इसी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी सिलेबस का पार्ट है, ये 7 इसको भी रिकमेंड करता है, तो इसको भी डेफिनेटली कवर अप करेंगे। इसमें वर्किंग थोड़ी ज्यादा होती है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लोज को डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। कैसे, हमें सेल्स के केस में कितने पैसे आए, सेल्स के केस में कितने पैसे आए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर तो कैश सेल्स होगी, सिंपल इंफॉर्मेशन स्ट्रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर क्रेडिट सेल गिवन हुई तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने इसके लिए क्या बनाना है, रिसीवेबल अकाउंट। तो रेवेन्यू के केस में कितना कैश जनरेट हो रहा है, उसकी डायरेक्टली आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर इसी तरह कैश अगेंस्ट परचेजेस, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर कैश परचेजेस है, सेम मंथ में पेमेंट हो रही है, स्ट्रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। और अगर क्रेडिट परचेजेस हुई तो ज्यादा से ज्यादा क्या काम करना पड़ेगा, आपको ट्रेड पेएबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये आपके पास परचेजेस के केस में क्या आएंगे, कैश के आउटफ्लोज आएंगे। अब ये रिसीवेबल अकाउंट और पेएबल अकाउंट आपने बड़ी डिटेल में वहां ITA में पढ़े हैं, हम यहाँ रिपीट भी कर रहे हैं। और इसी तरह थर्ड में क्या आएगा, कैश अगेंस्ट एक्सपेंसेस, वो अलग से फाइंड आउट कर लो। कैश के फ्लोज परचेजेस के एंगेज में, सेल्स के एंगेज में और एक्सपेंसेस के एंगेज में इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लो, आपका दोनों मेथड से ये आंसर सेम आएगा। अब जनाब इनके फॉर्मेट को मैंने डिटेल में यहाँ पे कवर अप करना है, तब तक यहाँ तक नोट कीजिएगा कि कैश फ्लो। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, जैसे मैंने अक्सर कल आपको बताया कि बेटे आपके मार्क्स क्यों डिडक्ट हो रहे हैं, आता सब है, प्रेजेंट करना नहीं आता, और ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है। प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे इनके ड्रॉ करूंगी जो एज पर IAS 7 है, ठीक है, वही फॉर्मेट आपने ऑप्ट करना है, सिर्फ उनमें ब्लैंक्स को फिल किया, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम जनाब प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। जी जनाब, रोटेट।
देखो बेटे, छोटा सा इसका स्केच, मेन पॉइंट्स उसका एक्सट्रैक्ट मैं बना रही हूँ। ये बेसिकली बनता कैसे, हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये लिखा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आया, पॉजिटिव हुआ, कैश के इनफ्लोज ज्यादा हैं, आउटफ्लोज कम हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, कैश के आउटफ्लोज ज्यादा हैं, इनफ्लो कम है तो ये नेगेटिव आएगा। नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये पॉजिटिव आता है। उसके बाद आपने कैश फ्लोज फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नॉर्मली ये नेगेटिव होता है अगर मेन आपने प्लांट एंड मशीनरीज परचेज की। फिर आप फाइंड आउट करोगे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर हम इनको नेट करते हैं। जब नेट ऑफ करते हैं ये जो वैल्यू आती है इसे हम कहते हैं नेट कैश फ्लो। अब जो नेट कैश फ्लोज हमारे पास आते हैं हम इसमें कैश एंड उसे कहते हैं कैश इक्विवेलेंट, उसका ब्रॉड डाउन यहां पे एडजस्ट करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि लास्ट ईयर एंड पे हमारे पास कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस था जो इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर आपने क्या करना है, इस ओपनिंग बैलेंस को नेट कैश फ्लो के साथ एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों के साइन सेम हुए, दोनों पॉजिटिव हुए तो ऐड कर देंगे, दोनों नेगेटिव हुए जब भी ऐड कर दोगे, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हुआ तो माइनस कर दोगे, तो आपके पास बेटे ये क्या चीज आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कैपिटल। और इस तरह हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया था। इसमें बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज आएगी, किस चीज को हमने अकाउंट फॉर करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, आप लोगों ने आईटीए में पढ़ा हुआ है कैश इन हैंड पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है कैश इन बैंक या कैश एट बैंक पढ़ा हुआ है। ये जो कैश एट बैंक होता है ये क्या, कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है। आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हर वो चीज जो यूज के लिए रेडली अवेलेबल है, हर वो रिसोर्स जो कैश यूटिलाइजेशन के लिए रेडली अवेलेबल है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा। और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैश इन हैंड आता है, इसके अलावा कैश एट बैंक जो आपके करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, या उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, उसमें पड़ा हुआ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जब मर्जी आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा लो और जब मर्जी चाहो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन उसमें से विड्रॉ करवा लो, वो आपका होता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, वो इसका पार्ट होगा। फिर इसके अलावा डू यू रिमेंबर आपने ये चीज पढ़ी हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा, और ये क्योंकि नेगेटिव होता है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर इसके अलावा आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है मैच्योरिटी मस्ट बी लेस देन 3 months, वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है जहां पे मैक्सिमम 3 months या लेस देन 3 months में रिकवरी हो जाएगी, तो वो किसका पार्ट होगी, इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट आपका पार्ट होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन अगर इस इन्वेस्टमेंट की एज मोर देन 3 months हो गई तो वो फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा, वो किसका पार्ट बन जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सुनिएगा, आपकी वो इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में आपने इन्वेस्टमेंट की है, किसी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी मैच्योरिटी का टाइम पीरियड लेस देन 3 months है, तो वो किसका पार्ट होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का।
अदरवाइज अगर उसकी एज मोर देन 3 मंथ्स है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा, किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरह शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने आपको दी हुई है शॉर्ट टर्म बोरिंग और उसकी भी लाइफ लेस देन 3 मंथ्स है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेट ऑफ होगा। लेकिन अगर उसकी मेच्योरिटी का टाइम पीरियड मोर देन 3 मंथ्स है या कुछ भी नहीं कहा हुआ तो ऐसी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग किसका पार्ट हो जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, वो आपका अदर पेएबल कंसीडर। तो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कंडीशन क्या है? मेच्योरिटी का टाइम पीरियड लेस देन 3 मंथ्स है तो वो किसका पार्ट होगा? कैश एंड कैश का। और अगर उसकी लाइफ मोर देन 3 मंथ्स है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो किसका? फाइनेंस। क्या ये बातें यहाँ तक क्लियर हुई? अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या होते हैं? कैश के फ्लोज किसको कहते हैं? कैश की मूवमेंट्स को कहते हैं। स्टैंडर्ड कहता है अगर कैश आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही एक्सचेंज हो रहा है, पहले पैसे ऑफिस पड़े हुए थे, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बैंक से विड्रॉ करवा लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पे कर्जा लिया हुआ था, 3 मंथ्स में आपने उसको रीपे करना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाया 3 मंथ्स के लिए, फिर आपने उसको डिपॉजिट करवा दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट्स के दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कैश फ्लोस का पार्ट नहीं है। कैश फ्लोस के वो पार्ट होते हैं, कैश फ्लोस उनको कहते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन अदर देन कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? रिपीट करते हैं। देखो आपके ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कैश की जो मूवमेंट्स इनके दरमियान हो रही है वो कैश फ्लोस नहीं है, वो आपकी किसी भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। क्योंकि देखो ना, आपके पास पैसे यहाँ पड़े हुए थे, यहाँ आगे फिर आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए, बैंक से निकलवा लिए, ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया, ओवरड्राफ्ट को पे करोगे ये कम हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट भी कम हो जाएगा और आपका कैश इन हैंड भी कम हो जाएगा। क्या इन ट्रांजैक्शन, इन मूवमेंट्स का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टोटल पे कोई इफेक्ट होगा? नो। तो वो कहते हैं ये कैश के फ्लोस नहीं है, ये कैश की मूवमेंट्स अकाउंट फॉर नहीं होगी। अगर ये कैश के फ्लोस या मूवमेंट्स अकाउंट फॉर नहीं होंगी तो फिर बेटे आप इनको इन 3 कैटेगरीज में अकाउंट फॉर नहीं, क्योंकि ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टोटल को इफेक्ट नहीं करेंगे। अब ये जो मुश्किल बात है हम पहले कर लेते हैं, ओपन योर बुक्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर अगली बातें करते हैं। अच्छा, अगली बातें करने से पहले मिस्टर रिपीट करते हैं। बताइए कौन सा स्टैंडर्ड इसको कवर अप करता है? कितनी कैटेगरीज में कैश के फ्लोस भी? फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड वन। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस किस को कवर अप करना है? इनकम स्टेटमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी और ट्रेड पेएबल्स। इनकी मूवमेंट्स को आपने यहाँ काउंट फॉर करना है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लोस को फाइंड आउट करने की कितनी अप्रोचेस है? 2 अप्रोचेस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी ये बहुत डिटेल में मैंने बताना है, जस्ट एक बर्ड्स आई व्यू आपको दिया। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया हुआ होता है इसमें नॉन कैश आइटम ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट करते हैं, उनको कैंसिल कर दें तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आता है? कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच में क्या करते हैं, हम नॉन कैश आइटम को एडजस्ट नहीं करते ताकि कैश आइटम के रिजल्ट आए, हम सबको रीकैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यूज के केस में कैश फ्लो अलग से कैलकुलेट होता है, एक्सपेंसेस के केस में कैश फ्लो आउटफ्लो अलग से कैलकुलेट होगा, परचेसेस और प्रोडक्शन के केस में कैश के आउटफ्लोस को अलग कैलकुलेट करके सम अप करेंगे। और जब ये अप्रोच यूज करते हैं तो हम नॉन कैश आइटम लेते ही नहीं है, सिर्फ कैश आइटम्स लिए नेट ऑफ किया तो डायरेक्टली आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। आप ये अप्रोच यूज कीजिए या बेटे ये अप्रोच यूज कीजिए, दोनों के रिजल्ट आपके पास सेम है। यहाँ तक क्लियर? आगे आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने याद रखना है किसको कवर अप करना है? नॉन करंट एसेट और इसके अलावा
अदर जो है आपके रिसीवेबल। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अदर पेपर्स और इक्विटी और अच्छा, इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने डिटेल में उनकी चेंजेस को डिस्कस कर दिया। सिर्फ वही चेंजेस आएंगी जिनके केस में कैश फ्लो इन्वॉल्व होगा। जैसे राइट इशू के केस में कैश आता है बिजनेस के पास, yes. वो अकाउंट फॉर होना है। क्या बोनस इशू के केस में आता है कैश? no. वो आपने अकाउंट फॉर। तो इक्विटी की सिर्फ वो चेंजेस आपने लेनी है जिनके केस में कैश का फ्लो इन्वॉल्व है, और जिसके केस में कैश का फ्लो इन्वॉल्व नहीं होगा उसको आपने अकाउंट फॉर नहीं करना। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, पैसे उठाए रिटेन अर्निंग से निकाले जर्नल रिजर्व में लेके गए, कैश के फ्लो पे कोई इफेक्ट हुआ? नो, इसको आपने अकाउंट फॉर नहीं करना। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स हुआ, रिडेम्पशन क्या होता है? कंपनी वापस अपने शेयर परचेज करके या कैंसिल कर देती है, आगे दे देती है, कैश फ्लो इसमें इन्वॉल्व है, इसको अकाउंट फॉर आपने करना है। डिविडेंड पे किया, अगर इन द फॉर्म ऑफ कैश पे किया अकाउंट फॉर होगा। डिविडेंड पे किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स अकाउंट फॉर नहीं होगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाली रिटेन अर्निंग में डालो, क्या कैश फ्लो इन्वॉल्व है? तो इक्विटी की भी सिर्फ वो चेंजेस, 100% चेंजेस आप पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर में, सिर्फ वो चेंजेस अकाउंट फॉर करनी है जिसके केस में कैश इन्वॉल्व होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी? ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ कौन से रिसीवेबल और पेएबल ले रहे हैं जिनके साथ या लाइफ गिवन नहीं होगी, और अगर लाइफ गिवन हुई तो कंडीशन क्या है? लाइफ शुड बी ग्रेटर देन 3 मंथ्स। लाइफ शुड बी ग्रेटर देन 3 मंथ्स, और अगर उनकी लाइफ लेस देन 3 मंथ्स हुई, वो इन एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होगा, वो किसका पार्ट हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ तक क्लियर बेटे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में जो कैश की मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या वो कैश फ्लो एक्टिविटीज हैं? नो। वो जो मूवमेंट्स हो रही हैं आपने उनको अकाउंट फॉर नहीं करना, वो कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट के टोटल को इफेक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मेट जो कंप्लीट फॉर्मेट होता है उसका एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ थोड़ा सा आपके सामने ड्रॉ किया है। हम क्या करते हैं, तीनों एक्टिविटीज के से कैश के फ्लोस को फाइंड आउट करके नेट ऑफ करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी उसको मैंने क्या नाम है? नेट कैश फ्लो। ओके जनाब, इस नेट कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस आपने एडजस्ट करना है, तो आपके पास क्या आएगा? क्लोजिंग। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए ही आपको पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है या रॉन्ग। क्यों? उसकी रीजन ये है कैश और कैश इक्विवेलेंट का आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग। तो जब आपने नेट कैश फ्लो फाइंड आउट किया, ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट किया, जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो अगर उसके इक्विवेलेंट आया स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई हमने क्वेश्चन को 100% एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर लिया। अगर ये इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर आए। इज इट क्लियर नाउ? ओके, आइएगा जरा बुक्स की तरफ आते हैं। ये कौन सा चैप्टर बनता है? 11 क्यों? चलें भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर 384 पे आ रहे। ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर होंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं मेजर एरिया की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहता है? सबसे पहले तो वो यही प्रैक्टिस करवाता है कि बताइए इसमें से कौन सी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं और कौन सी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो बताइएगा, इन्वेस्टमेंट किया आपने ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी and age is not given. The shares are traded in Pakistan Stock Exchange. तो फिर इसका मतलब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, एंड एज वी नो हम घरों में भी बेटे जो गवर्नमेंट प्राइस बॉन्ड इशू करती है आज लेते हैं वो कैश इक्विवेलेंट ही होते हैं। हम कैश के तौर पे उसको यूज करते हैं ना, आज खरीदे कल किसी को दे दीजिए, तो इनकी एज तो बहुत ही कम होती है, ये भी इक्विवेलेंट टू कैश ही अकाउंट फॉर हुआ करते हैं। गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हैं विद स्पेसिफाइड 2 months मैच्योरिटी, यहाँ एज गिवन है, तो ये किसका पार्ट होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर एज गिवन ना होती फिर ये कैश कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल नो,
ट्रेड रिसीवेबल आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल को किस एक्टिविटी में काम फॉल करता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट किसका पार्ट होगा? इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ जी, बातें यहाँ तक समझ में आई है? एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जरा समझिएगा, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। कहता बताओ ये 4 ट्रांजैक्शंस या 5 जितनी भी दी हुई है, इनमें बताओ कौन से कैश फ्लोज हैं और कौन से कैश फ्लोज नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी, पढ़िएगा, मैं आपसे पूछूंगी।